हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे, यानी कि यूपीएससी आईएएस की बात कर रहा हूँ, या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो इसमें आप देखते हैं कि सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यूपी पीसीएस, एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, राजस्थान में आरपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो इनकी बात होती है। और जब भी आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं और किसी से बात करते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि कम से कम आप लोग 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उन्हें समझ लीजिएगा। और देखिए, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि आप लोग कोचिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ही आप लोग एनसीईआरटी किताबें ज़रूर कवर कर लीजिए। उसके बाद आप लोग कोचिंग ज्वाइन करिएगा, तो इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और एक एक शब्द को आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि कोचिंग में आप सभी जानते हैं कि जितना समझना चाहिए उतने विस्तार से आपको नहीं समझाया जाता है। और दूसरी बात, आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका होता है। और आप में से कई लोग कह रहे हैं कि कक्षा छठवीं की पहले हम कवर कर लेते हैं, फिर कक्षा सातवीं में जाएंगे, फिर आठवीं में जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पहले आप लोग एक सब्जेक्ट की किताबें उठाइए, उन्हें कवर करिए, कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की, फिर दूसरे सब्जेक्ट को, फिर तीसरे सब्जेक्ट को। यानी कि जैसे इतिहास की सभी किताबें आप लोग क्रम से पढ़ेंगे ना लगातार, तो आप लोग जोड़ पाएंगे इतिहास को। कक्षा छठवीं को सातवीं से, सातवीं को आठवीं से, आठवीं को नौवीं से। एक आपका फ्लो बना रहेगा और समझ में भी आप लोगों को आएगा। और आप सभी जानते हैं कि एक काम को अगर एक बार में ही किया जाए तो उसका बेहतर रिजल्ट भी रहता है, समझ में भी आता है। तो ये भी आप काम करिएगा। और दूसरी बात, पहली बार आप लोग जब एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है और किसी दूसरे के नोट्स से भी नहीं पढ़ना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि पहली बार आप देखते हैं कि जब भी आप लोग कोई किताब उठाकर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक एक पॉइंट इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम पूरा उसे नोट्स में लिख लेते हैं। और इससे क्या रहता है, पूरी किताब की किताब ही आपकी नोट्स बन जाती है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। और 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के लिए कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण रह गए, उन्हीं को आपको शामिल कर लेना है। और नोट्स बनाने का मतलब यही होता है कि आपका एग्जाम पास में नज़दीक है, तो उस समय आप लोग उसका रिवीजन कर सकें। और अधिकतर नोट्स बनाने का काम अपने दिमाग में किया करिएगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में आपका दिमाग ही जाना है साथ में आपके। बाकी आप कितना भी सुंदर सुशील नोट्स बना लीजिए, कोई अंदर जाने वाला नहीं है। तो ये काम भी करिएगा आप लोग। और अगर आपके दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो इस प्लेलिस्ट सूची को आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो बनी हुई है। इसमें आपका ए से लेकर आप देखिए जेड तक सब कुछ हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल रह जाएगा। हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में मिल जाएगा। एमपीपीएससी की तैयारी करें तो इस प्लेलिस्ट सूची को कवर कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी किताबों से संबंधित कोई भी डाउट है आपके दिमाग में तो इसे कवर कर लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बना रखी है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ डाल दी गई हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कक्षा 10वीं की जो इतिहास की किताब है, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम से। और अगर आप लोगों को ये किताब खरीदनी होती है ना, तो आप दुकानदार के पास जाइएगा और यही बोलिएगा कक्षा 10वीं की इतिहास की हमें किताब चाहिए, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम से, ठीक है। और आज की इस क्लास में हमें बात करनी है कक्षा 11वीं के लिए जो इतिहास की किताब है, जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय के नाम से। इसके बारे में, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसे हम लोग देख लेते हैं। और पहली बार आप लोग जब पढ़िएगा इस किताब को तो बड़े माइंड मतलब फ्री रखिएगा। आप लोग एक एक शब्द को ध्यान में दीजिएगा, एक एक हेडलाइन, एक एक लाइन को आप लोग पढ़ना है आप लोगों को बड़ी समझदारी से, ठीक है। और बाकी नोट्स बनाने के चक्कर में पहली बार में नहीं रहना है बिल्कुल भी। और आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी जो किताबें रहती है सरकार की ऑफिशियल किताबें हैं और इसमें जो आंकड़े रहते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि इन किताबों का आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रहता है, महत्वपूर्ण रहती हैं, उपयोगी रहती हैं, ठीक है।
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप देखेंगे 180 रुपये की ये किताब है, अगर आप लोग ख़रीदना जाएँ तो देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग अगर PDF के फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो आपको उपलब्ध करवा दी गई है, तो वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और फिर आप देखेंगे विश्व इतिहास का अध्ययन। आप सोच रहे होंगे कि एक ही वर्ष के अंदर विश्व इतिहास का अध्ययन कैसे संभव है। आखिर विश्व के विभिन्न देशों में इतना कुछ हुआ है और प्रत्येक देश के बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है। इतने विस्तृत व असीम संग्रह से कुछ विषयों को हम अध्ययन के लिए कैसे चुन सकते हैं। और जब आप लोग किताब पढ़ते हैं ना, तो उसके पहले आप देखते हैं कि किताब के अंदर जाने के पहले कुछ पन्नों पर उसके बारे में दिया रहता है कि क्या आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसे ज़रूर आप लोग पढ़ा करिएगा। जैसे इसे आप लोग देख रहे हैं, ये जायज़ सवाल है कि विश्व इतिहास पर किसी पुस्तक को पढ़ने से पहले हमें इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम से यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी रचना किस प्रकार हुई है, और इसी तरह से एक किताब से यह साफ होना चाहिए कि उसके क्या उद्देश्य हैं। और हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास के अध्ययन अथवा लेखन में इतिहासकार सदैव तरह तरह की चयन करता है। और कई दशकों पहले E.H. कार ने इसी बात को अपने उत्कृष्ट पुस्तक इतिहास है क्या है में उठाया था। और किसी पुराने अभिलेखाकार में दस्तावेजों के ढेरों की जांच पड़ताल कर इतिहास उन तथ्यों को नोट करता है जो उसे महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं। वह अन्य जगहों के अभिलेखाकारों से प्रमाण एकत्रित करता है और विभिन्न प्रमाणों व तथ्यों के अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ना तो वह उन सभी चीज़ों को उतार सकता है जिसे उसने पढ़ा है, और ना ही वह हर प्रमाण का प्रयोग कर सकता है। जो प्रमाण उसे महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं वह उन्हें छोड़ देता है। बाद में कोई अन्य इतिहासकार उन्हीं स्रोतों को नए प्रश्नों के साथ पढ़ता है, और नए इतिहासकार को अब कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया गया था। वे इन प्रमाणों की व्याख्या करती हैं और इन नए अंतर संबंध कायम करती हैं, और इस तरह से इतिहास की एक नई किताब लिख डाल दी जाती है। अब आप देखिए कि अगर आप लोगों ने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें नहीं पढ़ते हैं तो ये अभिलेखाकार क्या होता है, इस तरह के कई शब्द आप लोगों को स्पेशल बुक्स में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ आप लोगों से इसीलिए कहा जाता है कि पहले NCERT आप पढ़ लीजिए कि आपको शब्दों की परिभाषा मालूम चल जाए, आप लोगों का बेस मजबूत हो जाए, उसके बाद आप बेहतर समझ सकें। चयन की यह प्रक्रिया इतिहास लेखन में अंतर्निहित रही है। इसलिए इतिहास पढ़ते समय यह देखना आवश्यक है कि इतिहासकार कैसी घटनाओं के बारे में लिख रहा है और कैसे उनकी व्याख्या कर रहा है। हमें इतिहासकार के प्रमुख तर्क, उसकी सोच के ढांचे को जानना जरूरी है, जिसके जरिए वे किन्हीं विशेष घटनाओं को समझाता है। हाल तक हम जो इतिहास पढ़ते आए हैं, आमतौर पर आधुनिक पश्चिम के उदय की कहानी रही है। यह कहानी निरंतर प्रगति और विकास की थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यापार, तर्कनाबाद, आज़ादी, स्वतंत्रता के विस्तार की अक्सर किन्हीं विशेष घटनाओं का इतिहास पश्चिम की विजयी यात्रा की बड़ी कहानी का ही हिस्सा था, और समस्त विश्व में साम्राज्यवादी प्रभुत्व अतीत की इस अवधारणा पर आधारित था। और पश्चिम अपने को इस प्रगति का अग्रदूत मानता था, और वह यह भी मानता था कि विश्व को सभ्य बनाना, सुधार करना व करवाना, विभिन्न देशों के मूल निवासियों को शिक्षित करना, व्यापार व बाजार का विस्तार करना उसकी खास जिम्मेदारी है। वो तो यहाँ तक कहता था कि हमें भगवान ने भेजा है आप लोगों के उद्धार के लिए। आप लोग एक तरह से पिछड़े हुए हो, हम समझदार हैं। क्या आज हमें इस समय समझ के बारे में प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? ऐसा करने के लिए हमें विश्व इतिहास को फिर से देखना होगा। कई महाद्वीपों और लंबे ऐतिहासिक कालों का सफर करते हुए हमें यह सोचना होगा कि विश्व इतिहास को नए तरीके से देखा जा सकता है। इस यात्रा में विश्व इतिहास के कुछ विषय आपकी मदद करेंगे, और ऐसा यह 3 तरीकों से करेंगे। और सबसे पहले यह पुस्तक विकास और प्रगति की महान कहानियों के पीछे छुपे ज्यादा अंधेरे इतिहासों से आपका परिचय कराएगी। आप देखेंगे कैसी 15वीं 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में अन्वेषकों और व्यापारियों के आगमन ने केवल पश्चिमी वाणिज्य और संस्कृति के लिए अपने द्वार ही नहीं खोले, बल्कि इससे वहाँ विभिन्न तरह की बीमारियां फैली, सभ्यता का विनाश हुआ और आबादियों का खात्मा हो गया। और बाद में उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गोरों के बसने का परिणाम केवल प्रगति नहीं रहा है। इन स्थानों में आधुनिक पूंजीवादी विकास के इतिहास के पीछे मूल निवासियों के स्थान विस्थापन व जनसंहार की भयानक कहानियां हैं। और फिर जब आप अनुभाग 2 में राज्यों और साम्राज्यों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ कहानी केवल रोम और यानी कि यूरोप की नहीं है, बल्कि मध्य इस्लामिक राज्यों और मंगोलों के क्षेत्रों की भी है। और इन अध्यायों से आपको पता चलेगा कि इन जगहों पर समाज व राजनीतिक व्यवस्था
अलग ढंग से संगठित थी। और यह पुस्तक अनुभाग 4 में आधुनिकीकरण के विभिन्न रास्तों के बारे में भी आपको बताएगी। आप जानते होंगे कि औद्योगिकरण सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। एक जमाने में यह भी माना जाता था कि अन्य देशों ने विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश मॉडल का ही अनुसरण किया है और इसलिए अन्य देशों में औद्योगिकरण से जुड़े विकास को ब्रिटिश मॉडल का हिसाब से ही परखा जाता रहा है। ऐसा तर्क फिर से पश्चिम को विश्व केंद्र के रूप में देखता है, लेकिन आज हम यह जानते हैं कि सारी रचनात्मक पश्चिम से ही नहीं हुई है। दूसरी ओर यह कहना भी उचित नहीं होगा कि विश्व घटनाओं पर पश्चिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, या फिर प्रत्येक देश के इतिहास को अलग थलग कर देखना चाहिए, या फिर हमें विकास की देशज जड़ों का ही परीक्षण करना चाहिए। यानी कि हाँ ठीक है, हमने आपसे कुछ सीखा है, लेकिन ये पूरी तरह से कह देना कि आपसे ही हमने पूरा सब कुछ सीखा है, ये भी गलत है। ऐसा परिप्रेक्ष्य सीमित होगा और यह एक तरह की संकीर्णता पैदा करेगी और इसकी जगह हमें यह जानना आवश्यक है कि विभिन्न देशों में लोग अपनी दुनिया बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों से काम करते रहे हैं और इन क्रियाकलापों का प्रभाव अन्य देशों और यूरोप सहित अन्य महाद्वीपों पर पड़ा है। और विषय 7 में आप देखेंगे कि पुनर्जागरण युगीन यूरोप की सांस्कृतिक गतिविधियों पर दुनिया के अन्य देशों में होने वाली घटनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और इस पुस्तक में आपको आपकी यात्रा आरंभिक मानव समाज और आरंभिक नगरों के विकास से शुरू होगी। आप फिर देखेंगे कि दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में कैसे बड़े साम्राज्य विकसित हुए और इनको कैसे संगठित किया गया। अगले अनुभाग में आप देखेंगे कैसे 9वीं और 15वीं शताब्दी के बीच यूरोपीय समाज संस्कृति में बदलाव आया और दक्षिणी अमेरिका के लोगों के लिए यूरोपीय विस्तार का क्या अर्थ है। अंततः आप आधुनिक विश्व के जटिल निर्माण का इतिहास पढ़ेंगे। आपको ये सभी अध्याय इन विषयों के विवादों से परिचित करवाएंगे ताकि आप समझ सकें कि इतिहास पुराने मुद्दों पर कैसे निरंतर पुनर्विचार करते रहते हैं। और प्रत्येक अनुभाग एक परिचय का काल रेखा से शुरू होता है और परीक्षा के इन तिथि क्रमों को याद रखना जरूरी नहीं है। इनके द्वारा यह बताया गया है कि एक खास समय पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में क्या हो रहा है और इनको आपको विभिन्न जगहों के सापेक्षिक इतिहास को जानने में मदद मिलेगी। और डेटें वैसे भी आप लोग पढ़ते रहते हैं ना इतिहास, तो याद हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई याद रखने की जरूरत रटने की जरूरत पड़ती है। आप लोग मूवी देखने जाते हैं, क्या कभी आप लोगों ने रटना पड़ा, आपको नोट करनी पड़ी मूवी? आप देखते हैं कि बाहुबली कौन कब मारा, कैसे मारा, कौन से समय पर मारा, आप लोगों को एक एक उसका सीन याद रहता है। तो उसे क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। काल रेखाएं बनाना एक कठिन काम है। किसी भी काल रेखा में हमें किन तिथियों को शामिल करते हैं, इन पर हमेशा इतिहासकार एकमत नहीं रहे हैं। और वास्तव में अगर आप एक ही काल से संबंधित विभिन्न पुस्तकों में दिए गए तिथि क्रमों की तुलना करें तो शायद आप पाएंगे कि उन सभी के मुद्दे भिन्न हैं। इसलिए हमें प्रत्येक तिथि क्रम को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि कोई भी तिथि क्रम हमें क्या बताता है, क्या नहीं बताता है। काल रेखाएं विशिष्ट रूप से इतिहास की रूपरेखा निर्धारित कर देती हैं। और इस वर्ष आप दक्षिण एशिया के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अगले वर्ष की पुस्तक में भारतीय इतिहास से जुड़े विषयों पर होगी। इन वर्षों कक्षा 11वीं 12वीं में आप विश्व इतिहास की निर्णायक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में ही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि इतिहास अतीत के बारे में अपनी समझ कैसे बनाते हैं। आप देखेंगे कि वे किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं और उन्हें कैसे समझते हैं। आप यह भी जानेंगे कि इतिहास ज्ञान विवादों पुनर्व्याख्याओं के द्वारा कैसे बनता है। तो ये सब आप लोगों को आगे किताब में पढ़ना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे कि ये है आपका विषय सूची कि इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक आपका रहेगा अनुभाग आरंभिक समाज, इसमें कालक्रम आप देखेंगे कि भूमिका रहेगी। फिर आप देखेंगे कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से आप देखेंगे एक ईसवी पूर्व, ठीक है, और पूर्व से आप देखेंगे। इसमें आप देखेंगे विषय 1 में आप लोग देखेंगे समय की शुरुआत से। दूसरे अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। अनुभाग 2 में साम्राज्य के बारे में, इसमें आप लोग देखिए पहले भूमिका देखेंगे, फिर कालक्रम 2 लगभग 100 ईसा पूर्व से आप देखेंगे 1300 ईस्वी तक। और फिर आप देखेंगे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि शुरुआती की क्लासों में आप लोग इतिहास की किताबों में देख चुके हैं कि ईसा पूर्व क्या कहते हैं और ईस्वी क्या कहते हैं, दोनों में फर्क है। मान लीजिए कि देखिए ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि को आप लोग ईसा पूर्व कहते हैं और जन्म की बाद की तिथि को आप लोग ईस्वी कहते हैं, ठीक है। विषय 3 में आप लोग पढ़ेंगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य देखेंगे। 4 में आप लोग इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक देखेंगे। फिर आप लोग विषय 5 में आप यावर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अनुभाग 3 में आप लोग आएंगे, इसमें बदलती परंपराएं,
भूमिका देखेंगे, कालक्रम में लगभग 1300 से 1700 तक ईस्वी तक देखेंगे। विषय 6 में आप 3 वर्ग पढ़ेंगे। विषय 7 में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। विषय 8 में संस्कृतियों का टकराव देखेंगे। फिर अनुभाग 4 आ जाएगा आधुनिकीकरण की ओर। इसमें भूमिका देखेंगे, कालक्रम 4 लगभग 1700 से 2000 तक देखेंगे आप लोग। और विषय 9 में औद्योगिक क्रांति देखेंगे। 10 में आप लोग मूल निवासियों का विस्थापन देखेंगे। 11 में आप लोग आधुनिकीकरण के रास्ते देखेंगे। बाद में आपको निष्कर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक आपके रहेंगे। क्या रहेंगे? टॉपिक रहेंगे। 11 विषय आपके रहेंगे एक तरह से, या आप लोग कह सकते हैं कि 11 आपको चैप्टर अध्याय पढ़ना है एक तरह से। ठीक है, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। पहले आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर कहिए, विषय कहिए, इसे देख लीजिए। प्रारंभिक समय समाज, समय की शुरुआत, लेखन कला और शहरी जीवन। एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया हो। प्रारंभिक समाज, इसे आप लोग पढ़ते रहेंगे और आप लोग देखेंगे इसमें बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। कालक्रम का अध्ययन कैसे करें, और आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं घटनाओं के बारे में बताएगा। राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों पुरुषों में इतिहास को प्रभावित किया है, उन तिथियों को अंकित करना कठिन होगा। ठीक है, और 6 वर्ष पूर्व से आप देखेंगे 1 ईस्वी तक की बात हो रही है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे और ये आप देखते रहेंगे। देखिए, ये आप देखिए 6 लाख वर्ष पूर्व से आप देखेंगे 5 लाख वर्ष पूर्व, वर्तमान से पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, वर्तमान से 40 लाख वर्ष पूर्व। ये आप देखिए अफ्रीका में, ये यूरोप हो गया। ये सब आप लोगों को देखना है, तुलना देखने को मिलेगी आप लोगों को। चलिए, एशिया आप लोग देख रहे हैं, दक्षिण एशिया आप लोग देख रहे हैं। ये आप देखेंगे कि आपका 6 लाख से आप देखेंगे 5 लाख वर्तमान से पूर्व अग्नि का प्रयोग हुआ है एशिया में। चलिए, सब देखिए, कुत्ते को पालतू बनाया गया था। 14,000 आप देखेंगे एक तरह से 30,000 से लेकर 10,000 वर्तमान से पूर्व आप देखिए बात हो रही है। भीमबेटका की गुफा देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। यहाँ आपको होमोसेपियंस के जीवाश्म देखने को मिलेंगे। ये सब आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए डेटें। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं आप लोग इतिहास को, तो आप लोग सब कुछ समझ में आता रहेगा समय की शुरुआत से। और इसमें आप देखें जीवाश्म शब्द, ये शब्द आप लोगों को पढ़ना है, इनकी परिभाषाएं आप लोगों को याद रखना है, अर्थ इनका याद रखना है कि आगे आप लोग कोई स्पेशल बुक्स पढ़ के उठा के देखेंगे तो वहाँ अगर किसी शब्द का उल्लेख होता है तो उसके बारे में आप समझ सकें। जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन या करने यानी कि संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इसी को आप लोग प्रजाति कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, आगे आप देखेंगे मानव क्रमिक में विकास की कहानी, ये सब पढ़ते रहिए। इन 4 खोपड़ियों को देखिए, देखते रहिए, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। ए प्राइमेट क्या होता है? स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट समूह उपसमूह में बानर, लंगूर, मानव शामिल हैं और उनके सभी शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षा के लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। होमिनॉइड होमिनॉइड बंदर से कई तरह से भिन्न होते हैं और उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती है। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। चलिए, देखते रहिए। ठीक है, यही सब आप लोगों को समझना है और देखते रहना है ध्यान से, और कुछ नहीं है। और ध्यान से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आप लोगों को
शब्द में फर्क पड़ेगा। होमो के बारे में पढ़ते होंगे, ये लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है आदमी, और इसमें पुरुषों स्त्री दोनों शामिल रहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए मैप आप लोगों को यहाँ लाल सागर, भूमध्य सागर, मोरक्को, चाड, सूडान, इथोपिया, ये सब आप लोग पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। और भिन्न मानव प्रजातियों का निवास रहा है जो आप देखिएगा। चलिए ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ आप लोग देखें क्रियाकलाप रहता है, इसे भी पढ़ते रहा करिएगा, समझते रहा करिएगा। मानव क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव की बात हो रही है। और पित्ती स्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता, आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से होता है। रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से होता है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास। पहले आप देखते थे कि पेड़ों पर रहता था निवास, घूमता रहता था एक जगह से दूसरी जगह, फिर आपने देखा है उसने घर बनाया, स्थायी रहना शुरू किया। तो ये भी सेल्फ कितनियाँ मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, और इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे औजार, चित्रकारी, मूर्तियाँ, उत्तीर्ण चित्र, तो ये भी समझिएगा। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण, जो आप देख रहे हैं कि बम बारूद की बात हो रही है, आज तोपों की बात हो रही है, एकाएक नहीं हो गया है। पहले आप देखिए लोग धनुष का उपयोग करते थे, बाण धनुष का, शिकार करने के लिए। देखिए इस तरह के औजार बनाया करते थे, आग उत्पन्न करने के लिए पत्थरों को रगड़ रहे हैं। और अभी अभी भी गांव में आप लोग देखते होंगे कि कुछ बांटना होता है, कुछ पीसना होता है, तो वो पत्थर का वो रखे रहते हैं। तो ये सब पुराना संप्रेषण और संचार के माध्यम, भाषा और कला की बात होती रहती है। चलिए इसे अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा, कि आप लोग समझ सकें। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क, ये भी देखिएगा। मानव विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। संजाति वृत्त में समकालीन जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी आप लोग देखेंगे। उपसंहार, चलिए ये भी पढ़ते रहिए। काल रेखा देखिए, लाख वर्ष में पूर्व, पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी हो गई है। ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और आप लोगों से देखिए जब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहा करिएगा आप लोग। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आई किताब या नहीं आई, आप इनके आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो यही आप लोगों को पढ़ना है, और बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई परेशानी आपको होने वाली है। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो आप बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग नीचे ज़रूर बता सकते हैं।